देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति शुरू हुई और ऐसा कौन था जिसने 1857 की क्रांति शुरू की। देखिए, 29 मार्च 1857 का जो वर्ष था, उस दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक बात नॉर्मल नहीं थी। वो थी सैनिकों के बीच में एक भ्रांति होना, और वो भ्रांति थी कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग करना वो कारतूसों में। अब ये भ्रांति थी कि सही था, इस बारे में तो लोग अपने अपने विचार रखते रहते हैं ना हमेशा से। कुछ लोग बोलते हैं कि भ्रांति थी, ऐसा नहीं था, भड़काया गया था, लेकिन अभी भी सबको यही लगता है, और शायद सच भी होगा, कि अंग्रेजों ने सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी का कारतूस से प्रयोग किया था। और मंगल पांडे शुद्ध ब्राह्मण परिवार थे, और वो कैसे मतलब गाय की चर्बी को अपने मुंह से निकालेंगे और उसको फिर डालेंगे और उसको फायर करेंगे। तो मंगल पांडे ने कर दिया विद्रोह। ऐसे में मेजर सर्जेंट और लेफ्टिनेंट बागा, इनको उन्होंने गोली से मार दिया। और जब ये अंग्रेज मर गए तो देखिए सबके मन में एक आ गया कि अगर भारतीयों के जो अंदर इतनी हिम्मत कहां से आएगी कि वो अंग्रेजों को मारना शुरू कर दें। तो अंग्रेजों के मन में एक चीज तो आ गई कि कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है, भारतीय अंग्रेजों कैसे मारना शुरू कर देंगे, इतनी क्षमता कैसे आ गई। तो जो अंग्रेज थे वो एकदम एक्टिव हो गए कि नहीं, कुछ तो बात है। क्योंकि देखिए, जो ऐसा माना जाता है कि जो विद्रोह की तिथि पहले से ही निश्चित थी और समय से पूर्व भी इसका आगाज यहाँ पे कर दिया गया था। तो अंग्रेज तो बहुत कंफ्यूज थे, और लेकिन वो सक्रिय यहाँ पर हो चुके थे। अब जब जो सर्जेंट और बागा को जो मंगल पांडे ने मार दिया, उसके बाद में अवस्था फैल गई पूरे क्षेत्र में। बैरकपुर छावनी की बात है ये, और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, मंगल पांडे कब सर्वाइव करेंगे, अकेला आदमी कब सर्वाइव कर पाएगा। और मंगल पांडे को बहुत जल्द यहाँ पर उन्होंने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। जब मंगल पांडे को फांसी दी गई, इसकी जो बात थी बहुत तेजी से भारत में फैलना शुरू हुई। देखिए, एक डेट है हमारी 8 मई। 8 मई को मेरठ छावनी के कुछ सैनिकों को जेल में डाल दिया गया था और उनको कैद में डाल दिया गया, सजा दे दी गई थी। तो उस मेरठ छावनी के कुछ सदस्य थे जो उनके साथी थे, उन्होंने उनको छुड़ाया 10 मई को, और 12 मई को वो दिल्ली पहुंच गए। और जब दिल्ली पहुंचे तो भारत नेता उस समय कौन थे, बहादुर शाह जफर। अभी नेता नहीं बने थे, मतलब राजा थे। तो अब देश के राजा वो 12 तारीख को जब दिल्ली पहुंच गए मेरठ के सैनिक, तो उन्होंने बोला बहादुर शाह जफर से, क्या आप इस विद्रोह के नेता बनोगे, हेड बनोगे, क्योंकि आप इस देश के राजा हो। क्योंकि टेक्निकल रूप से राजा थे ही ना दिल्ली के राजा। कौन, दिल्ली का राजा जो होगा वही तो भारत का राजा होगा। तो बहादुर शाह जफर एक वृद्ध व्यक्ति थे, मतलब 80 साल उनकी उम्र हो रही थी। तो बेचारे खुद काम कर नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि यस, मैं इस विद्रोह का नेता बनूंगा। उनके सेनापति थे एक बख्त खान। उन्होंने बोला कि बख्त खान लीड करेगा, लेकिन मेरे नाम पे इस विद्रोह को शुरुआत यहाँ पे की जाएगी। अब दिल्ली में इस विद्रोह की शुरुआत हो गई, और जब दिल्ली में शुरुआत हो गई तो बाकी शहर पीछे क्यों रहेंगे। वहां लक्ष्मीबाई, वहां नाना साहब, अहमदुल्ला, लियाकत अली, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने विद्रोह शुरुआत कर दी। अब देखिए, जो दिल्ली का सीन था, वहां पे निकोलसन, हडसन और लॉरेंस, ये 3 जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे जिनको भेजा गया विद्रोह दबाने के लिए। और इस विद्रोह को दबाते दबाते जो निकोलसन थे वो मर गए, उनकी वहां पे डेथ हो गई। और निकोलसन का मरना अंग्रेज जो थे उनके लिए बहुत ही कष्ट की बात थी, क्योंकि निकोलसन एक काफी योग्य सेना नायक थे, उन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी थी। अब जब निकोलसन की डेथ हो जाती है तो अंग्रेज वहां पर थोड़ा सा और ज्यादा टाइट करते हैं व्यवस्था, और सैनिक भेजते हैं और हथियार भेजते हैं। देखिए, विद्रोह तो शुरुआत हो चुकी थी, देखिए भारतीयों के पास हथियार नहीं था ना, वो वहां से गोली मारते थे और यहाँ से वो तीर बाण मारते थे। अब तीर बाण और गोली में अंतर तो होता है ना, वो निशाना लगाते रहते थे, उस गड़े में वो गोली मार के चले जाते थे। हमारे पास एडवांस तकनीकी नहीं थी, तो अब समय चलता रहा, लड़ाई झगड़े होते रहे आपस में। अब भारतीय जो थे वहां पे, जो बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो नेता थे, एक समय ऐसा आया कि वहां पर वो लोग युद्ध वहां पे हारने लगे 1857 क्रांति के दौरान। जब हारने लगे तो बहादुर शाह जफर जो थे वो वहां से भागे और जो हुमायूं का मकबरा है उसके पास पहुंचे। और एक जीनत महल नाम की एक महिला थी जिसने बहादुर शाह जफर का पता बता दिया कि हुमायूं के मकबरे के पास हैं। उनको पकड़ के लाया गया, और पकड़ के लाने के बाद में महल के अंदर उनको बैठाया गया, और उनके सामने उनके परिवार के जो सदस्य थे, बच्चे थे, उनके बेटियां होंगी या बहू होंगे या बेटे होंगे,
उनको लाइन से खड़ा करके उनकी आंखों के सामने उन सबको गोली मार दिया गया और बोला गया कि तुमको बहुत शौक था नेता बनने का, अब देखो तुम्हारे एक फैसले की वजह से तुम्हारा पूरा परिवार क्या क्या भोग रहा है। और बहादुर शाह जफर को उठाकर सीधे रंगून भेज दिया गया, जो कि म्यांमार में, और वो मरते दम तक रंगून में ही रहे। और एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है बहादुर शाह जफर का। देखिए बहादुर शाह नाम था लेकिन जफर नाम से वो कविताएं लिखते थे। उनका एक स्टेटमेंट था कि जफर कितना बदनसीब है कि मातृभूमि में दफन होने के लिए उसको 2 गज भूमि भी नसीब नहीं। और ये सच भी है। देश का राजा और रंगून में जब वो मरता है 1847 क्रांति के बाद, उसने अपने परिवार को खो दिया, सब कुछ खो दिया, और किस उम्र में? 80 साल की उम्र। तो उनके लिए बहुत ही कष्टदायी था। वही नाना साहब ने जब विद्रोह स्टार्ट किया कानपुर में, उनका मानना यह था कि आपने हमारी पेंशन बंद क्यों कर दी। देखिए नाना साहब भी विद्रोह में अपने आप को नेता मानते थे, और बाद में उन्होंने बोला कि जो बहादुर शाह जफर हैं उनके वो प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद बोल दिया कि मैं वहां पे प्रधानमंत्री हूँ। और उनका साथ जो दे रहे थे उनके सर्व प्रमुख थे तात्या टोपे। तात्या टोपे ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जो हमारा जो कानपुर का विद्रोह था। देखिए अंग्रेज भारतीयों को मारते थे। अब नाना साहब ने क्या किया, एक बार जो अंग्रेज जो उनके जो बच्चे थे और लोग थे नाना साहब को मिल गए उन्हें, तो सती चौरा कांड बहुत ही फेमस कांड है। उसमें नाना साहब के जो सैनिकों द्वारा अंग्रेजों को वहां पर मार दिया गया था, सती चौरा कांड। जब सती चौरा कांड हो गया उसके बाद में जो अंग्रेज थे वो थोड़ा सा गुस्सा हुए और ज्यादा उन्होंने अपनी ताकत कानपुर में झोंक दी। उन्होंने भेजा एक व्यक्ति को, उसका नाम था कैम्पबेल। देखिए कैम्पबेल एक बहुत ही कुशल सेनानायक था, बहुत ही युद्ध, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, उसको बहुत एक्सपीरियंस था, और उसने पूरा एक्सपीरियंस आके यहाँ पे कानपुर में दिखा दिया। कानपुर आया, उसने बहुत जल्द पूरा जो कानपुर था उसको कैप्चर कर लिया, और 1857 क्रांति को कानपुर में दबाने का कार्य वहां पे उसने किया। जब नाना साहब को पता चला कि यहाँ पर मतलब जो अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया लगभग, तो नाना साहब आकर नेपाल पहुंच गए। और तात्या टोपे के बारे में तो हम लोग अभी जानेंगे आगे कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी तात्या टोपे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी, क्योंकि तात्या टोपे जैसा व्यक्ति मतलब बार बार नहीं आते हैं। तात्या टोपे एक बहुत ही महान आदमी थे, जिसकी आगे चल के उनको तात्या टोपे को कीमत भी चुकानी पड़ती है अंग्रेजों से लोहा लेने की, और उनको आगे चल के फांसी की सजा मिलती है। अब देखिए 1857 क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, बहुत सारे कारण थे। जैसे कि देखिए अंग्रेज ऐसे व्यक्ति लोग थे कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को टारगेट करते थे। जैसे कि गाय और सूअर की चर्बी को मिक्स करके कारतूस को बनाना, ऐसा कारतूस जिससे हिंदू भी परेशान हो गए, मुस्लिम परेशान हो गए, और आगे चल के इसने विद्रोह का रूप ले लिया। क्योंकि देखिए हिंदुओं के लिए गाय पवित्र मानी जाती है, और सूअर जो है वो मुस्लिम के लिए थोड़ा हराम माना जाता है। तो देखिए दोनों जो समुदाय थे बड़े भारत में, दोनों अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर हो गए। दूसरी बात एक और आती है कि जो अंग्रेज थे वो बड़े बड़े पदों पे जो ब्रिटिश थे उन्हीं को रखते थे, और जो छोटे छोटे पद थे उन पे भारतीयों को रखते थे। तो भारतीय बोलते थे कि हमारे साथ आप भेदभाव इतना क्यों कर रहे हो, हम भारत में रहते हैं, आप भारत में यहाँ पे आते हो, अपना व्यवसाय पूरा चला रहे हो, भारत में ही आप भेदभाव करते हो भारतीयों के साथ में। तो देखिए पहली बात तो ये अपना कारतूस वाली थी, और साथ में भेदभाव वाली बात भी थी, और कुछ बातें और भी थी, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती स्थायी बंदोबस्त को थोपे जाना। कई राज्यों पे क्या करते थे ये लोग, स्थायी बंदोबस्त को थोप देते थे। जैसे कि डलहौजी आए, उन्होंने राय हड़प की नई नीति लेकर आए। उन्होंने बोला जिस राजा का बच्चा नहीं होगा, मतलब कि सपोज करिए कोई राजा है, उसको कोई बच्चा नहीं हो पाया, तो वो दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकता है, और आगे चल के जो उनका राज्य होगा वो अंग्रेज साम्राज्य में मिल जाएगा। तो देखिए अब कोई भी राजा होगा वो अपना साम्राज्य इतनी जल्दी देने को तो राजी हो नहीं जाता है ना, कि वो बोला कि हाँ हम राज्य लेने आ रहे हैं, कहते हाँ आप शौक से ले जाइए, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए ये जो था इसने भी एक पृष्ठभूमि तैयार की। दूसरा मैकाले साहब, फिर मैकाले आया, उसने बोला कि भारतीयों का साहित्य रद्दी भाव है, जो मुस्लिम है और हिंदू, उस भारतीय में सभी शामिल है ना, तो हिंदू मुस्लिम इन दोनों का जो साहित्य है बिल्कुल बेकार है, और जो अंग्रेजी साहित्य है वो बहुत ही बढ़िया साहित्य है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अब देखिए जब धर्म की बात आती है तो एक अच्छे से अच्छा आदमी पागल हो जाता है,
क्योंकि उसके लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता है। एक से एक बढ़िया आदमी, अगर देखिए वैसे तो बहुत ज्ञान देगा सबको, लेकिन जब धर्म की बात आ जाएगी तो सारे चीजें पीछे छूट जाती हैं। उस टाइम पे तो एजुकेशन ही नहीं थी, तो भारतीय के मन में ये बात आने लगी कि यार ये गलत हो रहा है, हमारे धर्म के प्रति कैसे बोल सकते हो आप। एक बात और थी कि जो भारतीय प्रथाएं चल रही थी, जैसे सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया और नरबलि प्रथा हो गया, इन सभी प्रथाओं को अंग्रेज धीरे धीरे करके बंद करते जा रहे थे। देखिए वो अंग्रेजों के हिसाब से वो चीजें सही थी, नरबलि बंद कर देना, क्योंकि हमारे हिसाब से भी ठीक है ना, मतलब कि पहले के हिसाब से बहुत अच्छी प्रथा थी नरबलि, वो धर्म का हिस्सा मानते थे, बोलते थे कि धर्म का हिस्सा है नरबलि देना। अब जब बंद कर दी नरबलि तो भारतीयों के मन में एक बहुत बड़ा आक्रोश आ गया कि मतलब हमारे धर्म से आप छेड़छाड़ यहाँ पे कर रहे हो। तो ठीक है, यहां भी बात समझ आती है। उन्होंने बोला, अंग्रेजों ने सती प्रथा को भी बंद कर दो। देखो सती प्रथा के बंद कराने के पीछे राजा राम मोहन राय उनका बहुत बड़ा हाथ आता है, लेकिन जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है उन्होंने भी सपोर्ट किया, तभी सती प्रथा का यहाँ पे अंत हुआ। देखिए भारतीयों के लिए वो सती प्रथा अच्छी मानी आ रही थी, और सती प्रथा की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, जिसका उल्लेख हमको भानुगुप्त के एरन अभिलेख मिलता है 510 ईस्वी में। तब चले यार गुप्त काल से सती प्रथा। अब भारतीयों को लगा कि यार ये तो हमारे जो संस्कृति है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। जबकि ये ठीक था, सती प्रथा को बंद करना एक अच्छा निर्णय था। लेकिन देखिए हम लोग आज से 200 साल पहले जो लोग सोचते थे वैसे हम नहीं सोच सकते। देखिए हम जो आज सोच रहे हैं, आज वो आगे चल के जो जनरेशन है क्या वो यही सोचेगी? नहीं, वो सोचेगी आगे जनरेशन कि हम लोग कितने बेवकूफ थे, जो हमारी सोच है वो कितनी छोटी थी, जो आने वाली जनरेशन है वो हमको सही नहीं मानेगी हो सकता है। तो 200 साल पहले जो लोगों की सोच थी उसको बदलना बहुत मुश्किल था। इन सभी चीजों को लेकर भारतीयों के मन में एक बहुत बड़ा आक्रोश पैदा कर दिया। देखिए जिसमें से एक नाना साहब भी थे, नाना साहब कानपुर वाले, उनकी पेंशन बंद कर दी। अब नाना साहब की जब पेंशन बंद की तो नाना साहब वहां परेशान हो गए। देखिए ये जो सारी चीजें थी, इन सभी चीजों ने मिलकर एक क्रांति को जन्म दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति।